आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है माल न्यूट्रिशन इन गर्ल्स। लिसनर्स, हम हर रोज अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, महिलाओं से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आज का जो विषय हमने लिया है वो है माल न्यूट्रिशन इन गर्ल्स। तो डॉक्टर, जैसा आज हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन इन गर्ल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि माल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया जाए, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन जो है, यूजली हम जब माल न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि एक सुकड़ा सा बच्चा है जो खाना नहीं खा रहा, या उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर रहे, वो गरीब है जी। तो कमज़ोर सा बच्चा जो नीमिक भी होता है जी। और वेट उसका कम होता है, तो हम सोचते हैं इसको माल न्यूट्रिशन हो गई। लेकिन जैसे इसका नाम ही है माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो माल हो, इसका मतलब कि जो न्यूट्रिशन खराब हो या ना हो, खराब में दोनों ही पोर्शन आते हैं, वो कम खाता हो या ज़्यादा खाता हो बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। तो आजकल जैसे सिटीज़ में क्या है, पिज़्ज़ा, बर्गर और दूसरी टाइप की फूड्स आना शुरू होगी जिसमें बहुत सारा चीज़ होता है, घी होता है, वो आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें हम कितना घी मक्खन खा रहे हैं जी। तो पिज़्ज़े की बात कर लो चाहे बर्गर की बात कर लो, फ्राइड पैटीज होती हैं, चीज़ होता है उसमें बहुत सारा। तो मैं तो ये तो नहीं कहती कि ये नहीं खाने चाहिए, पर एक लिमिट में रह के खाने चाहिए। और उसको भी अगर आप बच्चे एक तो कंप्यूटर करते रहते हैं जी, ठीक है, टीवी देख लिया बच्चों ने और फोन पे लग गए और पढ़ाई कर ली और स्पोर्ट्स में निल हो गए और बैठे बैठे खाते रहे, ऊपर से हैवी डाइट्स जो एक्स्ट्रा कैलोरीज के साथ होती हैं उनको खा लिया, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल से आपका वेट बढ़ रहा है तो भी हम कहेंगे कि ये माल न्यूट्रिशन है। ओके, तो डॉक्टर, अगर हम आम भाषा में बोले, माल न्यूट्रिशन वो है जो कम जो खाते हैं उनके लिए भी, और जो अपने वेट के हिसाब से या अपनी एज के हिसाब से ज्यादा खाते हैं वो भी माल न्यूट्रिशन है। हाँ, तो लिसनर्स, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। माल न्यूट्रिशन वो नहीं है जो पतले लोग होते हैं या कमजोर दिखते हैं, माल न्यूट्रिशन वो भी होते हैं जो ज्यादा खाते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक डॉक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने आज बताई। डॉक्टर, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो क्या ऐसा है कि गर्ल्स के मुकाबले बॉयज ज्यादा मतलब माल न्यूट्रिशन होते हैं या गर्ल्स ज्यादा माल न्यूट्रिशन होती हैं? आजकल तो आप जैसे वो भी उतनी मोटी हैं जितने लड़के मोटे हैं जी। तो ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारे इंटीरियर्स में रूरल एरियाज़ हैं वहाँ अभी भी लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उनको कम खाने को दिया जाता है। लेकिन जब वो पैदा हो जाती हैं, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, तो सबका मुंह उतर जाता है कि लड़की हो गई। तो उसको भी ना तो टाइम पे स्टार्टिंग में फीड दी जाती है, बाद में भी उसको कम दी जाती है, तो उसमें उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और डाइट उसको अच्छी नहीं दी जाती। तो उन केसेस में लड़कियों में कहा जाता है कि ये लड़कों से ज्यादा होती है जी। डॉक्टर, तो आई थिंक डॉक्टर, जैसे आपने फीड की बात की, तो आई थिंक बहुत जरूरी है डॉक्टर, क्या जब मतलब मान लीजिए अगर बेटी पैदा हुई या बेटा कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको जो मदर का जो फीड है वो देना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे हम हमेशा प्रोग्राम में बातें करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है, वो ही उसकी डाइट है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए चाहे वो लड़का है लड़की है, मदर की फीड देनी है। लेकिन मैंने इधर ये भी देखा है कि जैसे ही लड़का पैदा होता है, जो दादी नानी होती है उसको उसकी ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि माँ का दूध पता नहीं कब उतरेगा, पता नहीं उतरेगा कि नहीं उतरेगा, वो उसको जल्दी जल्दी टॉप फीड देना शुरू कर देते हैं। उससे बात अलग हो जाती है, उससे उनको डायरिया हो जाता है, वो उसको सूट नहीं करता। जैसे अभी तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं जो इसमें नहीं होती। तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप बच्चा आपका पैदा हो, विदिन 2 आवर्स उसको फर्स्ट फीड देनी है, उसके 2-2 घंटे बाद देते रहना है और 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड देते रहना है। और उसके बाद जो माल नरिशमेंट प्रिवेंट करने के लिए जो 6 मंथ पे हम वीनिंग करते हैं, या उसको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा फीड जो उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो जो है वो उसमें ऐड करनी चाहिए डाइट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, आई थिंक अगर हम आगे बढ़ें इसी प्रोग्राम में और बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, तो अगर मान लीजिए एक कॉमन न्यूट्रिशन या एक मतलब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 6 मंथ्स तक तो ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना चाहिए। जी। लेकिन 6 मंथ्स के बाद क्या होता है कि हमें उसको वीन करना होता है ब्रेस्ट फीड के। वीनिंग का मतलब होता है
धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड कम करना है और ऊपर की डाइट देना शुरू करना है जी। जैसे हम इधर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ क्या जो लोगों के मन में ये वहम कह लो या उन शुरू से सदियों से चल रहा है कि दूध बहुत अच्छा होता है जी, भैंस का या गाय का, मक्खन बहुत अच्छा होता है, दही बहुत अच्छा होता है जी। और घी बड़ा अच्छा होता है। ओके। तो हमारी जो डाइट है वो घी, मक्खन और दूध के बिना नहीं चलती। जी, जी। लेकिन इसमें ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें प्रोटीन्स का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हाथ है। Okay. जैसे हम हमेशा बात करते हैं, आप बच्चों को लेसन्स में भी पढ़ाते हैं जी। कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, फैट होने चाहिए और मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए और वाटर, क्लीन वाटर होना चाहिए। जी। तो हमारी डाइट इन पांचों से मिलके बननी चाहिए। जी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बच्चे को घी खिला दूं, जैसे शक्कर घी खिला दिया तो उसमें प्रोटीन कहाँ, रोटी खिला दी, शक्कर खिला दिया और घी खिला दिया तो इसमें प्रोटीन मिस हो गई। जी। ठीक है, आपने दही खिलाया, उसमें चलो कैल्शियम आ गई, उसमें भी शक्कर डाल दी। जी। अचार के साथ रोटी खा ली तो उसमें भी यही आ गई। तो प्रोटीन कहाँ है हमारी डाइट में? तो हमारी जो एनर्जी है वो इंस्टेंट एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। जी। जो लॉन्ग टर्म एनर्जी है वो प्रोटीन से आती है, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। जब कभी हमें ज़रूरत होती है तो उससे वो बर्न होके हमें एनर्जी मिलती है। हम सारा टाइम थोड़ी खाते हैं, जी, लेकिन जो हमारे स्टोर हैं वही बर्न होते रहते हैं। जी। तो इसलिए हमें प्रोटीन्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों की डाइट में भी प्रोटीन्स बड़े इम्पॉर्टेंट है। मैं सब मदर्स को कहती हूँ कि आप जैसे आपने बुक में पढ़ा था वैसे ही आपने करना है। तो आपने जैसे 6 महीने पे क्या करना है, 2 बच्चों को 100 ग्राम की एक डाइट देनी है, जी। साल तक 2 डाइट्स देनी है, उसमें ये 5 इंग्रेडिएंट मिक्स करने हैं। जी। जी। तो हाई प्रोटीन डाइट करने के लिए हम कोई क्या ऐड कर सकते हैं? हम मूंगफली पीस के उसमें डाल सकते हैं, हम बादाम पीस के उसमें डाल सकते हैं, हम खिचड़ी बनाते हैं जी। तो उसमें हम सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं बच्चों के लिए, उसमें मूंगफली क्रश करके डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं। जी। तो ऐसे उसकी प्रोटीन रिच डाइट को हम बना सकते हैं। जी। तो जैसे हम सूजी की खीर बोल देते हैं, एक सूजी होगी एक दूध हो गया, तो इसमें प्रोटीन मिसिंग है, तो इसको हम डाइट नहीं बोलेंगे जब तक इसमें प्रोटीन ऐड नहीं होती। तो तभी इसके लिए मैं बोलती हूँ कि उसमें मूंगफली डाल लो, बादाम डाल लो, घी डाल लो इसमें भी, तब जाके ये एक डाइट बनेगी। 100 ग्राम की 2 डाइट्स 1 साल तक हमने बच्चों को देनी है और 2 साल तक यही डाइट्स 3 देनी है। अगर मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप दूध पिलाते हो वो भी एक्स्ट्रा है, अगर आप दही खिलाते हो वो भी एक्स्ट्रा है। कई लोग मार्केट में जो फूड्स अवेलेबल हैं वो इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं करेंगी। उनको आपने घर में जो फूड बनाते हो 5 चीज़ें मिक्स करके, 4 चीज़ें मिक्स करके उसको फूड मानना है, उसको आपने एक्स्ट्रा मानना है। टॉप ऑफ 2 अगर आप 3 खुराक खिला चुके हो फिर आपका मन आता है तो रेडीमेड फूड्स आप दे सकते हो, लेकिन मैं उनके हमेशा अगेंस्ट रहती हूँ क्योंकि हर बार आप नई चीज़ बनाएं, नई चीज़ बना के नए मिक्सचर बनाएं, उनको बना के खिलाएं। ऐसी जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं उनकी भी, जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट जो होता है वो किंग साइज होना चाहिए, लंच जो होता है वो क्वीन साइज होना चाहिए और डिनर बैगर स्टाइल होना चाहिए। तो बच्चे अगर घर से, आजकल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खाना अवेलेबल होता है बच्चों को, तो पेरेंट्स ने ये काम करना शुरू कर दिया, वो ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाते, जो कि मैं किंग साइज कहती हूँ। ठीक है, तो किंग साइज पे उनके नाम को उनको एक चाय का गिलास मिलता है। ये मैं लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करती हूँ। मदर्स भी जॉब पे काम पे जाती हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं, कोई दिन को जा रहा है, रात को जा रहा है, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, स्कूल में खाना मिल जाएगा, लेकिन वो खाना एडिशनल टू 3 डाइट्स होना चाहिए जो आप घर में बनाते हो। तो उसको आपने रिप्लेस नहीं करना ब्रेकफास्ट के साथ। तो ये मैंने यहाँ नहीं देखा, मैंने फील्ड में जब जॉब करती थी रूरल एरियाज में यही चलता है। बच्चे यही बाहर देखते रहते हैं कि हमारा खाना बन गया कि नहीं बन गया। वो उनको 11-12 बजे मिलता है तो वो 11-12 बजे तक भूखे रहते हैं। जी, तो आई थिंक डॉक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जैसे आपने बताई कि जो आपने डाइट का पैटर्न बताया, लिसनर्स देखिए, डाइट आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं लेनी है, सब चीज़ों का मिश्रण लेना है। और जो पेरेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे, जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को आप एक प्रॉपर डाइट दीजिए। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, और अपने लिए भी आप ज़रूर पता कीजिएगा कि आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे का भी ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो डॉक्टर, अगर मान लीजिए गर्ल्स माल नरिश्ड हैं, तो ऐसे में उनकी हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? और आई थिंक जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके बारे में भी आप हमें बताएं कि उनकी हेल्थ पे भी क्या फ़र्क पड़ सकता है।
यूजली हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हमारी ओपीडी में जो तो हमारे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या जिनको अवेयरनेस है, होम डिलीवरीज भी हैं या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा हो जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि उनको पैसे देने पड़ते हैं तो वो फॉलोअप के लिए नहीं जाते कि हमें हमारे और पैसे खर्च होंगे। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में क्या है कि हमारे हॉस्पिटल JSS के हमारा एक प्रोग्राम है तो उसके अंडर कवर्ड होते हैं, तो हम उनसे कोई भी पैसे नहीं लेते, चाहे वो बच्चा है चाहे उसकी कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है, हम कोई भी पैसा नहीं लेते। तो उसमें क्या होता है कि उनका ना लड़की के ऊपर खर्चा होता है ना लड़के के ऊपर, तो वो बराबरी का थोड़ा एहसास आ जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड दो लड़कियों में, तो वो 6 महीने तक तो उनका अच्छा वेट गेन होता रहता है। तो हमारा जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है उसमें भी हमारा ग्रोथ चार्ट लगा होता है, तो हमारी जो ANMs होती हैं मैं उनको कहना चाहूँगी उसको ज़रूर प्लॉट करें। तो वो क्या करती हैं, एक तो उनके पास काम ज़्यादा होता है, वेट कर लेती हैं, कार्ड पे लिख देती हैं, लेकिन उसको प्लॉटिंग नहीं करते। प्लॉटिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर वो लाइन से नीचे जा रहा है और या लाइन से ऊपर जा रहा है तो उसमें पता चल जाएगा कि ये माल नरिश्ड है। तो वेट एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि बच्चा माल नरिश्ड हो रहा है। तो हमारे तो जो OPD में हम फॉलोअप करते रहते हैं, जैसे हम अगर लो बर्थ वेट बेबी होता है तो उसको महीने में 4 बार बुलाते हैं फर्स्ट मंथ में। तो हम उसको देखते रहते हैं कि वेट लूज हो रहा है या गेन कितना हो रहा है। सो जो एक बच्चा है उसका 30 से 50 ग्राम के बीच में पर डे वेट गेन होता है। तो इसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले 7 दिन वेट लॉस होता है बच्चे का, उसके बाद 15 दिन तक बर्थ वेट पे पहुँचता है दोबारा बच्चा, तो फिर हफ्ते बाद गेन होना शुरू होता है। तो इससे ऐसे कहते हैं, ये कहा जाता है कि 6 मंथ पे जाके बच्चे का डबल बर्थ वेट हो जाता है और 9 मंथ्स पे जाके 3 टाइम्स हो जाता है, 2 ईयर्स पे 12 kg हो जाता है, जैसे 5 ईयर्स पे 5 टाइम्स हो जाता है। तो ऐसे ही हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे चार्ट भी लगे होते हैं, उस पे हाइट वेट देखते रहते हैं हम। तो जैसे भी बच्चा चाहे किसी भी डिजीज के लिए आता है तो हम वो देखते रहते हैं कि ये लड़की का या लड़के का वेट कम हो रहा है, तो और डाइट के बारे में उनको बताते हैं। रेगुलर अगर हम अपना चेक करवाते रहे, मान लीजिए अपने वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो करवाना बहुत जरूरी है, थिंक इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हम माल नरिश्ड तो नहीं हो रहे, तो वो हम बीच बीच में पता कर सकते हैं। जैसे वेट गेन हो जाता है बच्चों में, लड़कियों में खास करके जो हम बात कर रहे हैं, तो जो उसकी जो एक्सपेक्टेड वेट है तो उसके हिसाब से अगर उसका ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो पहले तो हम उसकी डाइट देखते हैं कि वो क्या खा रही है, वो टीवी कितना देख रही है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, डाइट भी ज्यादा नहीं है, अगर बच्चे ज्यादा शुगर लेते रहते हैं तो भी वो सारी फैट के तौर पे डिपॉजिट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। तो वो भी वो हम चेक करते हैं। थोड़ा डाइट के बारे में बताते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन होते हैं, उनसे उनको वेट के हिसाब से चार्ट मिल जाते हैं। तो वो खुद भी वो नेट पे जाके उस एज के अप्रोप्रिएट एज के नेट के ऊपर चार्ट ले सकते हैं बच्चे। वो जो टीनेजर्स होते हैं वो तो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको सुंदर दिखना होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां, उनका खास करके बहुत नुकसान हो जाता है, चाहे वो कम वेट हो चाहे उनका ज्यादा वेट हो। कम वेट होगा तो आपको पता ही है कि आगे जाके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, कमजोर बच्चे पैदा होंगे और हमारी जो इंडिया की अगली जनरेशंस है वो भी कमजोर पैदा होंगी। लेकिन हाई वेट का, ओवर वेट का भी बड़ा नुकसान है। उसमें एक तो उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, लेथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते घर का। मान लो उसकी मम्मी ये भी कहती है कि पानी पकड़ा दो, वो भी नहीं पकड़ाएंगे वो ओवर वेट बच्चे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो उनकी ओवरीज में होता है। तो जो ओवरीज होती हैं, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, ये भी माना जाता है कि ये जो मोटे बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो स्क्वीज हो जाता है और उसमें बैलून जैसे छोटे छोटे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल टिश्यू को साइडों को प्रेस करते हैं और सिस्ट जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। उसका क्या नुकसान है कि उसमें जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो नहीं होते या कम होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं तो रिलेटिवली रहेंगे वो उतने ही, लेकिन वो जब फीमेल सेक्स हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो कंपैरेटिवली वो बड़े हुए लगते हैं। एक्चुअल में वो उतने ही हैं। मान लो उससे उसकी डोज कम हो जाती है, आधी हो जाती है फीमेल, तो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी ओवुलेशन नहीं होगी, पीरियड्स इरेगुलर होंगे, तो डायबिटीज भी इन बच्चों में ज्यादा हो सकती है। और नेक्स्ट क्या है कि ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो पीरियड्स इरेगुलर होंगे या बंद हो जाएंगे। तो और उनके हेयर ग्रोथ
ग्रोथ बॉडी पे ज्यादा शुरू हो जाएगी, उसकी बियर्ड आना शुरू हो जाएगी, मेल टाइप ऑफ वॉइस हो जाएगी। तो ऐसी जो चेंजेस आती हैं वो फ्यूचर में जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जी जी डॉक्टर, आई थिंक लिसनर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर आसवंत ने बताई। देखिए हम गर्ल्स को ये बताना चाहेंगे, जो गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही है, जो महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन दोनों का आपने मिश्रण करना है। अच्छी डाइट लेनी है और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाए। तो इसीलिए लिसनर्स, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार बड़ी बन जाती हैं, तो हम चाहेंगे ये प्रॉब्लम्स कभी बड़ी ना बने और आप उसको वहीं पे कंट्रोल कर लें। तो डॉक्टर, आज का शो हम समाप्त करने से पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे तंदुरुस्त रहें? मैसेज में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट खाएं जी, किसी भी एक चीज़ के ऊपर स्ट्रेस ना करें। जैसे बच्चों को बिस्किट, आजकल बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, इनका बहुत फैशन हो गया। पेरेंट्स सोचते हैं 10 रुपए के कुरकुरे ले दो, ये चुप हो जाएगा, लेकिन वो उनकी डाइट को रिप्लेस कर रहा है। जी, ठीक है, इसमें कुछ है तो है नहीं, कोई कैलोरीज नहीं है। आप दालें मिस कर रहे हो, आप फैट्स को मिस कर रहे हो, आप जो हेल्दी फैट होते हैं। जी, तो जो ये फूड्स होती हैं जो तल के बनाई जाती हैं, वो एक ही घी में तल के फूड बनाते रहते हैं। जी, तो ये भी बड़ा है डेंजरस काम है। इसके ऊपर भी पहले बात होना चाहिए कि कौन सी फूड खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, इसका भी एक लंबा प्रोग्राम है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बैलेंस डाइट खाओ, उसमें 5 इंग्रेडिएंट हों, चाहे आप बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, तभी आप हेल्दी रह सकते हो। किसी एक डाइट के ऊपर जोर नहीं लगाना आपने। जी जी, आई थिंक डॉक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की, एंड आई थिंक हम आशा करते हैं कि आपकी इन सभी बातों पर वो गौर करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ आज आए और हमारे लिसनर्स को इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।